तो आज हमारे साथ है मिस्टर आकाश जो कि है डॉक्टर। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं एमबीबीएस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, आपका एमबीबीएस कहाँ हुआ है और आपके बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए। यस, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आकाश जंवर। मैं अभी एम्स पटना में पीजी कर रहा हूँ इन एमडी कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। और मेरा एमबीबीएस जो है रत्नागिरी बीके लालावलकर रूरल मेडिकल कॉलेज से हुआ है। और यस, आशुतोष जो है मेरा स्कूल फ्रेंड है। और ये जस्ट हमारे उसका मुझे मॉनिटर रहे मैसेज हैं, आया। 2 साल तक हमारे मॉनिटर रहे हैं। इन्होंने बहुत बार हमें बचाया है सर से। ये डेफिनेटली मैंने सबका अटेंडेंस डाला है 10th स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड में अटेंडेंस भी डाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये लोग अभी जिस मुकाम पे मेरी वजह से हैं। हाँ, तो एमबीबीएस के बारे में क्या कहेगा, उसमें एडमिशन कैसे होता है, या फिर क्या करना पड़ता है? वो पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा है कि स्टडी कैसे करना होता है। एक ब्रीफ में बता दें एमबीबीएस के बारे में। ओके, तो बेसिकली जो एमबीबीएस में आपको अगर एडमिशन लेना है, तो जैसे आपने प्रीवियस पॉडकास्ट में देखा होगा कि नीट यूजी देना नेसेसरी है। नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा। अब उसमें भी अब मतलब ये ऐसा हो गया है कि पहले जो था कट ऑफ कम रहता था, मतलब नया प्रोसेस था, किसी को इतना पता नहीं था नीट के बारे में। तो पहले यूजुअली कम मार्क्स पे हो जाता था, बट अब ऐसा हो गया कि यूजुअली आपको कम से कम 550 के ऊपर मार्क्स चाहिए इन द नीट, तभी आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो। नॉर्मल कॉलेज में 550 लग रहे हैं अभी, क्योंकि यस। दोस्त का एक भाई था अभी, उसका 530 के आसपास कुछ तो आया है, तो वो रिपीट कर रहा है फिर से। ओके, क्योंकि हमारी जो बैच थी वो फर्स्ट नीट थी। हाँ, फर्स्ट नीट नीट। के मतलब उसके पहले एआईपीएमटी होती थी और सीईटी होती थी। हमारी बैच के लिए फर्स्ट नीट थी, तो तब आई थिंक मेरा तो एडमिशन 420 मार्क्स पे ही हो गया था। मतलब 420 मार्क्स के बावजूद मेरा महाराष्ट्र रैंक वाज 281। तो उसके चलते मेरा एडमिशन तो हो गया था। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ उसी टाइम पे जेई भी आई थी। हाँ। जेई और हाँ। नीट दोनों एक साथ आए थे। ये तो थोड़ा एमबीबीएस के बारे में बताऊँ हमें कि सिलेबस क्या होता है, या फिर पूरे 4 साल में क्या क्या कुरिकुलम होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। ओके। तो एज ऑफ नाउ एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, 19। तो अगर स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर में, तो होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो है कि बेस ऑफ एमबीबीएस है। मतलब बेस ऑफ, अगर आपको आगे कुछ भी प्रैक्टिस करना हो, भले आपको सर्जन बनना हो चाहे एमडी फिजिशियन बनना हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर रहना मस्ट है, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स है जो आपका बेस क्लियर करेंगे आगे के प्रैक्टिस के लिए। तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं, तो होता है पैथो, फार्मैक, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमटी। एफएमटी मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि मतलब काफ़ी लोगों को पता होता है ऑलरेडी, क्योंकि सीआईडी वगैरह बहुत लोग देखते हैं। तो यस, सीआईडी ने एफएमटी को फेमस कर दिया है। फिर थर्ड ईयर में आते हैं, तो होता है कम्युनिटी मेडिसिन और फिर ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये जो थर्ड ईयर वाला पार्ट है, वहाँ से थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर या क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर चालू होता है। मतलब उसमें पेशेंट इंटरेक्शन जो बढ़ेगा वो थर्ड ईयर से बढ़ेगा। और फिर फाइनल ईयर में बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजीवाई, ऑर्थो, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, साइकियाट्री। तो हाँ, हो गए ये 19 सब्जेक्ट्स हो गए आई थिंक। और इसके बाद आपका ये हो गया करिकुलम जो कि एमबीबीएस का है। इसके बाद आपको 1 साल ऑफ इंटर्नशिप कंपलसरी होता है। और जैसे आने वाले टाइम में अभी एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट निकाल रहा है। मतलब जो अभी जैसे नीट यूजी है, वैसे पीजी के लिए नीट पीजी हुआ करता था पहले, राइट। बट अभी उसका आ रहा है नेक्स्ट। तो अगर ये सेम पोस्ट का पॉडकास्ट हम अगर नेक्स्ट ईयर वापस से शूट करेंगे ना, तो कुछ चेंजेस रहेंगे जो कि एनएमसी ला रहा है। मतलब इन द करिकुलम ऑल्सो कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, जो कि मेजर चेंजेस हो गए। और नेक्स्ट एक भी एक मतलब मेजर एग्जाम है, जैसे नीट पीजी एक ही एग्जाम में हो जाता है, नेक्स्ट 2 एग्जाम होंगे। तो मे बी अगर ये हम और 1 साल बाद सेम पॉडकास्ट शूट करेंगे, तो चेंजेस काफ़ी रहेंगे। 100% करेंगे। तो अभी ये बताइए, एमबीबीएस में आप जाने के बाद जब पहला डे होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ जब आप एमबीबीएस में थे,
जाते ही आपके साथ कुछ ऐसा जो कि इनक्रेडिबल हो, या फिर एमबीबीएस के पूरे जितना आपका टेन्योर रहा था एमबीबीएस कॉलेज में, उसमें कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ अच्छा या बुरा जो भी है आप शेयर कर सकते नहीं, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, उनसे कुछ बुरा हुआ है मतलब बिकॉज़ आज इस लेवल पे तो वो सब मतलब चीज़ें फेस की है तभी हुआ है। और हाँ, मतलब जैसे आप जब नीट देते हो, नीट यूजी देते हो, एक्साइटमेंट तो होता है, आपका स्कोर आ गया तो भी एडमिशन होगा, तो क्या होगा एमबीबीएस में, मतलब कॉलेज में जाएँगे, क्या होगा? सबको एक मतलब एक्साइटमेंट होती है और जैसे सोसाइटी में भी हो चुका है कि मतलब जैसे मैथ्स में जाएँगे तो आईआईटी बहुत अच्छा है या फिर इंजीनियरिंग करेंगे तो वो जो बहुत अच्छा है। जैसे आप साइंस लाइन में आएँगे, बायो लेंगे तो आपका ऐसा होता है कि टारगेट आप एमबीबीएस के लिए ही करते हो। मैक्सिमम लोग एमबीबीएस के लिए ही टारगेट करते हैं, अगर बायो ले रहे हैं तो। और इसमें ऐसा है कि मेरे हैं? साथ बायो क लेते ही एमबीबीएस के लिए ऐसा है? हाँ, बायो लेते ही एमबीबीएस के लिए एक्चुअली और भी ऑप्शंस हैं। मतलब मैं तो लोगों को प्रमोट करता हूँ कि और भी बहुत ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, क्योंकि जो एक लेवल ऑफ कंपटीशन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आई थिंक। और अभी मतलब अभी मैंने ऐस जो बोला आप इससे पहले कि हुँ, एक हुँ, फ्रेंड का भाई जो हुँ, था हुँ, वो दे रहा था अटेम्प्ट, तो हुँ, उसने हुँ, कहा था कि नीट के लिए 20 लाख को हुँ, स्टूडेंट ने अप्लाई किया था या येस, फिर उससे ऊपर। हुँ, अभी हुँ, नीट का एमबीबीएस के लिए कितने सीट्स है ये भी मुझे पता नहीं है, मगर जो हाँ, 20 लाख भी है ना, वो बहुत हुँ, ही ज़्यादा नंबर हो गए। बहुत ज़्यादा नंबर है। एक्चुअली ये जो कॉम्पिटिशन है ना, ये मुझे लग रहा है थोड़ा टॉक्सिक कॉम्पिटिशन की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसा क्योंकि क्या है कि एमबीबीएस नॉट नेसेसरीली हर किसी को मिलेगा। बट लोग उसी के लिए जितना ट्राई कर रहे हैं, अगर उतना ही एफर्ट्स किसी और ब्रांच में अगर डाले, अगर मतलब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक इतना कुछ ये नहीं है। मतलब बाकी ब्रांचेस के लिए भी ओपन रहना चाहिए। जैसे अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी मेरा रिसेंटली एम्स में सिलेक्शन हुआ है, तो एम्स की जो एग्ज़ाम होती है वो अलग से होती है पीजी के लिए भी। मतलब ये जस्ट मैं एक पीजी का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अब जैसे पीजी एग्ज़ाम में ये ओवरऑल एम्स मिला के लगभग एक 300-400 सीट्स के लगभग होती है और उसके लिए 2 लाख तक बच्चे एनरोल करते हैं पीजी में। तो सब मतलब यस तो उतने इसका में रेशियो सेलेक्ट नहीं बैठ रहा होना मेरे दिमाग में। यस रेशो ही नहीं बैठता। तो ऐसी दिक्कत है। तो ये बहुत कंपटीशन हो रहा है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा लाइट वेटेड कंपटीशन नहीं है कि मतलब जैसे इजीली कोई क्लियर कर पाए। बट हाँ, जो क्लियर कर लेते हैं, जिनका अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे हम मतलब ये तो मैं थोड़ा पॉइंट से डाइवर्ट हो गया, बट जैसे बोल रहे थे आप कि इसके लिए जो मतलब अपना फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम हम जब आए थे एमबीबीएस में तो क्या ये हुआ था। तो जैसे सब लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है और वहाँ पे जो मतलब डेड बॉडी वाला सीन है, डिसेक्शन वाला सीन है, तो ये देख के सब लोग जब जाते हैं तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि अरे यार, मतलब एनाटॉमी में क्या होगा, मतलब कैसे रहेगा डेड बॉडी के साथ, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं। तो जैसे हमारा कॉलेज के साथ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मतलब वहाँ पे लगभग एक 10 स्टूडेंट्स के पीछे एक डेड बॉडी दिया करते थे। अच्छा। तो उसमें ऐसा होता था कि हमको फर्स्ट डे ले जाया गया और जस्ट डिसेक्शन हॉल में डेड बॉडी सामने रखी, हमको बैठाया गया 10 लोगों को एक डेड बॉडी के साथ। और अब हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब लाके बैठा तो दिया है और जैसे एक्साइटमेंट तो बहुत थी, पहले तो बहुत इससे आए थे कि भी हम सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट देखा सामने और डर गए। दो तीन और दिन नींद ये नहीं आई आई। थिंक सबके साथ होता है ऐसा। यस, 2-3 दिन नींद नहीं आई, डर गए, बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। बट शायद उनका मोटिव भी यही था कि हम यूज़्ड टू हो जाए वो सिनेरियो को, मतलब वो स्मेल को, वो सारे इसको यूज़्ड टू हो जाए। इसीलिए तो उसे शायद वो प्रोसेस में रखा है वो चीज़। हाँ, यस। तो वो हुआ और उसके बाद ऐसे हुआ कि मतलब वहाँ हमको एक ओथ लेने लगा ही। मतलब मेरे लिए ये मतलब ऐसा कई लोगों के लिए वहाँ आई थिंक तब गूज़बम्प्स वगैरह भी आए होंगे कि मतलब वहाँ हमें ओथ लेने लगा कि दिस इज़ आवर फर्स्ट टीचर। मतलब हम अगर एमबीबीएस करना है, आगे कुछ भी करेंगे लाइफ में, कैसे भी सक्सीड होंगे, बट हमारा फर्स्ट टीचर जो रहेगा वो ये डेड बॉडी है। तो हम इसका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। राइट। जैसे अभी अगर हम उसको पूरा ओपन करेंगे डेड बॉडी को, हर चीज़ जानेंगे खोल-खोल के, बट ये इसमें कभी भी हम उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको एज़ अ फर्स्ट टीचर कंसिडर करेंगे।
तो ये आई थिंक ग्रेट लर्निंग थी और ग्रेट स्टार्ट ऑफ एमबीबीएस था मेरे लिए स्पेसिफिकली। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आपको एमबीबीएस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिससे कि जो ओके। 12 के बच्चे हैं अभी उनको पता चले कि ये चैलेंजेस हमें आएंगे आने वाले दिनों में, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाए एटलीस्ट ओके। मेंटली। यस। तो ऐसा है ना कि मतलब जैसे कि एक सब लोग जान के ये बात कि अगर आप एमबीबीएस में आते हो तो पढ़ना बहुत पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि 19 सब्जेक्ट्स है, 19 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड पर सब्जेक्ट आई थिंक दो तीन किताबें होती है और वो भी आप मतलब अभी तो मेरे पास यहाँ नहीं है वरना मैं दिखा देता नहीं, मैंने कि देखा पूरा है, कॉपी लग मेरी जाता दीदी थी है। तो एक एक किताब यस। इतनी रहती है। हाँ, तो उसका काफ़ी लग जाता है। तो ऐसी बात है मतलब प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। स्ट्रेसफुल बहुत रहेगा लाइफ टाइम मतलब ऐसा है कि आपको 9 टू 5 जो बाकी लोगों का 9 टू 5 काम करके खत्म हो जाता है। बट ऐसा है कि ये 9 टू 5 तो आपका कॉलेज डिसेक्शन या जो भी क्लिनिकल पोस्टिंग सब रहेगा ही। पर उसके बाद आपको थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए भी देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम कई कुछ इनिशियल टाइम ऐसा होगा कि आपको समझेगा नहीं कि क्या चल रहा है। मतलब ऐसा होगा कि यार कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही है, समझ नहीं रहा, एडमिशन तो ले लिया बट अभी यस। समझ नहीं रहा। बट ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें, समझने का ट्राई करें, बार-बार एक चीज़ को पढ़ें, जो भी डाउट्स आए क्लियर करें और मतलब बेसिक्स क्लियर रखने का ट्राई करें, तो आई थिंक बहुत ईज़िली आपका फेज जाएगा। सो ऐसा होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आ जाएगी हम तभी पढ़ेंगे और तभी क्लियर कर लेंगे। बट ये वाला फंडा एमबीबीएस में आई डोंट थिंक लगेगा इतना एक्चुअली वो कहीं पे क्योंकि भी नहीं लगता, वो उससे सिर्फ हम पासिंग मार्क ला सकते हैं बस। ये यस उससे सिर्फ पासिंग मार्क ला सकते हैं। और मैं मतलब अपने व्यूअर्स के लिए या आपके जो भी व्यूअर्स रहेंगे, जो भी लोग आना चाहते हैं, एमबीबीएस लेना चाहते हैं, तो उनकी मोटिवेशन मतलब ऐसा भी है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, वो मोटिवेशन रहे ना पीछे। तो कई बार ऐसा होता है कि महाराष्ट्र वगैरह में कॉलेजेस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपका स्कोर अगर अच्छा आता है, यानी कि आप अगर डिस्टिंक्शन वगैरह लाते हैं मार्क्स, तो आपको टाटा की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। मतलब लगभग और वो कम नहीं है, लगभग 1.5-2 लाख के आस-पास स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर मतलब ये आप एक मतलब सोच के चले कि हाँ यार, हमको ये करना है यार, ये लेना है क्योंकि वो बड़ी बात होती है कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर लेवल पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है इतना अच्छा ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से, तो एक वो गाइडिंग पॉइंट भी रह सकता है। बट मैं बोलूँगा कि मतलब आप अगर कंसिस्टेंट रहें अपने प्रिपरेशन में, ऐसे नहीं कि मतलब 24 घंटे पढ़ो, 25 4/7 पढ़ो, बाकी कुछ मत करो, ये चीज़ को मैं नहीं सपोर्ट करता। मेरा मेरा बोलने का है कि आप अगर कंसिस्टेंट रहो, जस्ट अच्छा, जैसे दिन तो इसी से मुझे और एक क्वेश्चन याद आया कि आपका शेड्यूल क्या था, मतलब एक आपका शेड्यूलिंग टाइम क्या होता था, टाइमिंग क्या होता था, ओके, या फिर शेड्यूल यस, कैसे बना सकते हो आप एक यस, रेफरेंस के लिए। ओके। तो मेरा जो एमबीबीएस कॉलेज था, वहाँ पे हमको सुबह 9 बजे जाना होता था लेक्चर्स के लिए और कंटिन्यू लेक्चर्स या पोस्टिंग और जो भी डिसेक्शन है, प्रैक्टिकल्स है, सब मिला के लगभग 5 बजे तक कंटिन्यू चलता था। और 5 बजे के बाद जैसे हम रूम पे आ गए, तो रूम पे आके मैं बेसिकली ऐसे करता था कि मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं 1-2 घंटे पढ़ने का ट्राई करता था कि जो भी चीज़ें आज हुई है और कल होने वाली है, ये चीज़ें मैं थोड़ा पढ़ने का ट्राई करता था ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं जाके वहाँ ब्लैंक रहूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो प्रोसेस चल रही है मैं उसमें रहूँ तो मुझे बेहतर समझ में आएगा। तो ये मैं करने का ट्राई करता था और उसके बाद जो है एक लगभग 1-2 घंटे पढ़ने के बाद आई यूज्ड टू टेक अ वॉक मतलब काफ़ी लोगों के लिए कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा स्ट्रेस बस्टर या स्ट्रेस रिलीफ पॉइंट होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो जो हमारा यूजी कॉलेज था वहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छा था लकीली। तो शाम के टाइम जस्ट आई यूज्ड टू टेक अ वॉक जो भी है 15-20 मिनट के लिए घर पे बात कर लो, वॉक ले लो, वो टाइम कर लो, फिर लंच करो और फिर इट्स अप टू यू मतलब रात के टाइम अगर आप कंसिस्टेंट डेली 2-2 घंटे भी करो तो भी इनफ है। आई थिंक इट्स इनफ बट अगर कोई और भी ज़्यादा करना चाहे तो रात का टाइम गोज़ अप टू यू बट आई यूजुअली डिड नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर इन द नाइट टाइम। मुझे ऐसा लगता था कि रात में आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ लो। हालाँकि ये कॉन्ट्ररी है मतलब हॉस्टल में जब आप रहते हो तो यूजुअली स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है, यस। आप जल्दी सो के जल्दी उठना ये हॉस्टल का कांसेप्ट नहीं है। बट मैंने ट्राई किया ये कांसेप्ट इम्बाइब करने का अपने शेड्यूल में और काफ़ी हद तक वो मुझे बेनिफिशियल भी रहा।
मतलब मैंने पूरा एमबीबीएस में हर साल में मेरा फर्स्ट क्लास से ही पास हुआ हूँ। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरा, मतलब एमबीबीएस में ऐसा होता है कि आपका अगर 60 प्लस आ रहा है स्कोर, 60% प्लस, तो इट्स फर्स्ट क्लास पासिंग। अच्छा। तो मतलब मेरा तो चारों साल में फर्स्ट क्लास पासिंग रहा है। आई थिंक वो मेरा शेड्यूल और कंसिस्टेंसी को मैं ज़्यादा उसके लिए ये करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं, शेड्यूल नहीं होता था और कंसिस्टेंसी नहीं रखता था, तो ये शायद नहीं हो पाता था। और अभी भी अगर मैं, मतलब एम्स में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसे होता है कि आप कोई भी मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले बच्चे को उठा के पूछ लेना कि मतलब जो प्रिपेयर भी कर रहा है, तो एम्स में आना और एम्स में सीखना ये सब का ड्रीम होता है। ड्रीम में। और राइट। यस, और लिटरली मैंने खुद ने कभी सोचा नहीं था कि मैं एम्स में कभी आ पाऊंगा, तो वो भी पीजी में, तो मैंने कभी भी नहीं, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, मगर आप बट हो वहाँ लाइक, पे। यस, बट लकीली somehow things turned out well। प्रिपरेशन काम आया, थिंग्स अच्छे से, मतलब सही टाइम पे सही काम मैंने किया, सही ब्रांच मैंने चूज की, तो उस वजह से मैं अब यहाँ पे हूँ। तो आई थिंक अगर मेरे से हो सकता है तो हर किसी से हो सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरा ऐसा कुछ बहुत हाई आईक्यू था, या मैं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द एकदम इंटेलिजेंट कैंडिडेट था। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने बस कंसिस्टेंट रहा अपने एफर्ट्स में, और जेन्युइनली की मैंने जो भी चीज़ें की है। ऐसा मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोग दिखावे के लिए कर देते हैं कि हाँ राइट। भाई अभी हो गया है, यस। हाँ। तो आप अगर, यस, दिखावे के लिए वैसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट वे यू आर फूलिंग योरसेल्फ। कि मतलब अगर आप किसी को को भी फूल दिखाने कर के रहे लिए, हो, जो गाइडेंस के लिए आया है उसे भी फूल कर रहे हो। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आप उसका डायरेक्ट मोटिवेशन आप डाउन कर रहे हो अगले अगले बंदे का, तो उसे लगेगा कि ये तो गॉड पर्सनैलिटी है, ओजी है। आज की यस, लैंग्वेज। यस, वैसा नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करो किसी चीज़ पे तो आप मास्टर कर लेते हो, कोई भी चीज़ हो वो। सिर्फ आपको वो इंटरेस्ट रहना चाहिए वो चीज़ यस। में। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के साथ साथ आपको आपकी कुछ हॉबी हो, या किसी का कुछ पैशन हो, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, या किसी को कुछ सीरीज देखना अच्छा लगता है, किसी के लिए बुक पढ़ना एक हॉबी होती है। तो ये सब आई थिंक हमने साथ के साथ करना चाहिए। जैसे आशुतोष के लिए ड्राइंग एक हॉबी थी, या ड्राइंग आई थिंक उसका पैशन था, बट मतलब ये सब चीज़ें हमको करना अभी भी चाहिए, है, ताकि था नहीं, अभी भी है, कितना भी स्ट्रेस रहे ना, अभी भी है, मगर अभी टाइम भी नहीं है। मिलता, वही है। बट ऐसा है कि यस, यस, मुझे लगता है ना कि कितना भी आप बिजी रहो ना, आपको दिन में खुद के लिए एटलीस्ट हाफ आवर तो निकालना चाहिए। हाँ, वो भी सही है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके बारे में थोड़ी बताइए, और इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा हमें बताइए, जैसे कि ओके, क्लिनिकल रोटेशन या फिर उसके बारे में। यस। तो ऐसा है ना कि मतलब अभी तक जो कोर्स चलता आ रहा था वो एकदम ब्लेंडेड कोर्स था, कि मतलब आपका थियरी भी रहेगा और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा। अभी आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनएलसी का नया करिकुलम आ रहा है और नए चेंजेस आ रहे हैं। वो जब भी आएंगे हम वापस से ये पॉडकास्ट शूट शूट करेंगे आशुतोष के साथ, कि 100%। और भी लोगों को उसका ये पहुंचे, बेनिफिट पहुंचे। बट एज ऑफ नाउ ऐसे होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है ज़्यादातर आपका एडमिन जो होता है कॉलेज में स्पेंड होता है, हॉस्पिटल में कम स्पेंड होता है, ओके। क्योंकि ये आपका बेस क्लियर किया जा रहा है। जैसे इसमें अगर प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं तो आपका कॉलेज में ही रहता है। जैसे एनाटॉमी में डिसेक्शन, ये कॉलेज में एक सेपरेट हॉल होता है जहाँ डिसेक्शन हो रहा है। ओके। फिर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल हॉल्स रहते हैं, मतलब जो भी, जैसे आपका ब्लड ग्रुप चेक करना हो, हीमोग्लोबिन चेक करना हो, कुछ स्लाइड्स देखना हो, माइक्रोस्कोप से कुछ देखना हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। अगर आपका ब्लड शुगर चेक करना है, यूरिन टेस्ट करना है, ये सब होता है बायोकेमिस्ट्री में, ये सिखाया जाता है। और आगे आते हैं जैसे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी की तरफ, तो ये सारा जो सब्जेक्ट है ये आपका बेस क्लियर करेंगे, तो ये मोस्टली हॉस्पिटल ओरिएंटेड कम होता है। इनका प्रैक्टिकल भी जो है कॉलेज में ही होता है। हाँ, बट सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगना चालू होता है। क्लिनिकल पोस्टिंग्स माने ये होता है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया जाता है, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, और वहाँ पे जाके आपको केसेस लेना ये है, आपको मतलब देखना ये है। जो आपने बताया अभी, वो सारे के सारे में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है क्या? यस, यस, सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया जाता है। तो आपको केस प्रोफार्मा दिया जाता है, आपको उसमें हिस्ट्री शीट, हिस्ट्री बोलते हैं उसको, हिस्ट्री टेकिंग। ओके, ओके।
तो हिस्ट्री टेकिंग सिखाया जाता है कि मतलब कैसे पेशेंट से बात करना है, क्या चीज़ एग्जाम के लेना है, कैसे उनका मतलब चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है उनकी वो जानना है, उनको कैसे एग्जामिनेशन करना है उनका, कैसे डिफरेंशियल्स आपको डायग्नोसिस के बनाना है कि इसको क्या हो सकती है दिक्कत, कैसे फाइनल डायग्नोसिस पे रीच करना है और कैसे उसको आगे ट्रीट करना है। ये सब चीज़ें जो है आपको 1 साल में तो ये सब नहीं होता है, सेकंड ईयर के बाद आपका जो पोस्टिंग चालू होगा वो सीधा चलता है टिल द एंड ऑफ फाइनल ईयर। राइट। तो आपको धीरे-धीरे हर स्टेज पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ऐसा है कि सेकंड ईयर जब से आपका चालू हो गया तब से आई थिंक डेली 3 से 4 घंटे आपका क्लिनिकल पोस्टिंग होता है। तो ये आपका पूरा क्लिनिकल एक्सपोज़र हो गया। बट आजकल एक ऐसा डिफरेंस मैं मतलब देख रहा हूँ कि आजकल जैसे नीट यूजी के लिए कंपटीशन है ना, वैसे नीट पीजी के लिए कंपटीशन हो गया। राइट। और और ऐसा है कि लोग प्रेफर करते हैं कि सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन चालू कर दे फाइनल नीट पीजी के लिए, ये भी राइट। जो कि यस जो कि स्ट्रैटेजी ठीक है मुझे लगता है। बट ऐसा है कि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि जब आपको क्लिनिकल पोस्टिंग में भेजा जा रहा है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वहां बंक मार के लोग पीजी के लेक्चर करते हैं। ओके। तो ये डिस्पैरिटी जो अभी आज मतलब आप मुझे खुद का बेस ही खराब करके ले रहे हैं हाँ यस यस और मुझे लाइफ ऐसे के लगता है साथ लोगों के कि खेल ऐसे रहे हो। नहीं करना चाहिए। यस यस ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब जो भी है क्लिनिकल पोस्टिंग जो भी है भले ही बहुत ज़्यादा आप ना सीखो, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास ना हो तब, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बेसिक्स है और अगर बेसिक्स नहीं आएगा ना तो फिर आगे बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, भले ही आपने पूरी एक किताब पढ़ी नहीं हो, स्किप कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर बेसिक बेसिक पेशेंट केयर बेसिक क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनका चीफ कंप्लेंट जान के लेना है, कैसे उनको एग्जामिनेशन करना है, ये सब ही नहीं आया तो मतलब आप डॉक्टर ही नहीं यस मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कि आपको वो अगर चीजें एक तो अगर एक 5 साल कंपाउंडर कोई काम करता होगा उसे भी समझ हाँ, में आती। तो वो भी सीख लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कई कई सारे क्वैक्स होते हैं बाहर प्रैक्टिस करते हैं जो राइट। कि बिना डिग्री के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में डिफरेंस नहीं रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है आई थिंक ये बनाया ही इसलिए गया है कि मतलब आपको पूरा ओरिएंटेशन रहे, वो ब्रांच का ओरिएंटेशन रहे पूरा। राइट। तो ये एक मुझे लगता है कि आजकल कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि पीजी प्रिपरेशन पे इतना फोकस्ड हो गए हैं कि वो आप अपना यूजी वाला जो भी बेसिक्स है वो भूल जाते हैं। तो मतलब आगे ये चाहिए अगर यही वीडियो देख के कोई लोग हो रहे हैं मोटिवेट टू टेक एमबीबीएस तो आई थिंक उन्होंने ऐसा इम्बाइब करना चाहिए अपने आने वाले टाइम में कि आप बेसिक्स क्लियर रखो। हर एक किसी भी फील्ड का बंदा यही बोलता है कि बेसिक हाँ आपका अच्छा रहना यस चाहिए। हाँ क्योंकि उसी पे पूरा लाइफ बेस्ड है। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मूवी कोई +1 मेडिसिन 2 के हाई होता है, फाई ये पता यस रहेगा तभी आगे आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पे जा सकते हो। हाँ अगर आप 11th-12th में हो अब आपको पता चलेगा यस और मैथ के यस यस फील्ड से हो। हाँ नहीं इवन अगर मैं कुछ ऐसा भी एग्जांपल देना चाहूँ कि सपोज ले पब्लिक को समझने के लिए अगर कुछ एक XYZ कैंसर है, आपको उसके बारे में नहीं पता हो ठीक है, आप वो पेशेंट को रेफर कर सकते हो हायर सेंटर पे। राइट। बट आपके पास जो बेसिक पेशेंट फीवर के साथ आ रहा है, उसको तो आपको ट्रीट करना आना चाहिए। तो ये बेसिक्स में मुझे लगता है कि अगर आप फीवर नहीं ट्रीट कर पा रहे हो बट आप कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ऐसा आपके पास कोई नहीं आएगा। तो वही मतलब बेसिक्स का इम्पोर्टेंस ही वही है मुझे लगता है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि एमबीबीएस के हम्म, बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे आपने एमडी करना चुना, वैसे और हम्म, क्या क्या हो सकता है अगर कोई बंदा एमडी नहीं हो सकता क्योंकि उस एक्चुअली उसके सीट्स बहुत कम है, तो हम्म, वो बंदा क्या क्या कर सकता है? वो डॉक्टर क्या ओके क्या कर सकता है? बंदा कहना उसे एमबीबीएस के बाद ठीक नहीं है, वो डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं? ये तो जैसे एमबीबीएस के बाद आपके पास ऑप्शन मल्टीपल है। तो लोगों को यूजुअली लगता है कि एमडी मेडिसिन या एमएस इन सर्जरी ये दो ही ऑप्शंस है। बट ऐसा है कि जो भी 19 सब्जेक्ट्स मैंने बोले ना कि एमबीबीएस करिकुलम में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये 19 सब्जेक्ट्स में आपको एमडी और एमएस का ऑप्शन है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मेडिसिन ओरिएंटेड है तो उसमें एमडी होता है, कुछ सब्जेक्ट्स एमएस ओरिएंटेड है तो उसमें सर्जरी ओरिएंटेड है तो उसमें एमएस होता है। तो ऐसा है कि एमडी एमएस ये जो 19 सब्जेक्ट्स है ये तो आपके पास ऑप्शन है, ये मेजर ऑप्शन है जहाँ की ज़्यादातर लोग जाते हैं।
लेकिन इसके सिवा भी आप जैसे आजकल डीएनबी एक ऑप्शन निकला है, मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस करके अथॉरिटी है, तो उनके अंडर डीएनबी भी एक ऑप्शन है जो कि सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स में एमडीएमएस अवेलेबल है उनमें डीएनबी भी है, और इट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस नाउअडेज। तो ये एक ऑप्शन है। उसके सिवा डिप्लोमा कोर्सेस है जो भी एनबी ही ऑफर करता है, 2 साल के लिए जो कोर्सेस होते हैं डिप्लोमा कोर्सेस है, ये करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस डिप्लोमा और एमडीएमएस में डिफरेंस ये होता है कि डिप्लोमा के बेस पे आप किसी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में एज अ प्रोफेसर नहीं ज्वाइन कर पाओगे। वहाँ आप एज अ मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रोफेसर आप नहीं बन पाओगे। अब अगर आपको प्रोफेसर बनना है किसी मेडिकल कॉलेज में, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज आपके पास एमडी या एमएस डिग्री होना चाहिए। तो डिप्लोमा ऑप्शन है, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिप्लोमा से भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे डिप्लोमा ऑलमोस्ट लगभग हर सब्जेक्ट में डिप्लोमा अभी एनबी प्रोवाइड कर रहा है, और भी आगे चल के बढ़ेगा, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ आई थिंक 8 से 9 सब्जेक्ट्स में एनबी की तरफ से डिप्लोमा होता है। अगर बाई चांस किसी का सिलेक्शन इन सब में भी नहीं होता और किसी को रिपीट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो उनकी तरफ से फेलोशिप कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपोलो की तरफ से फेलोशिप्स प्रोवाइड होती है। राइट। तो फेलोशिप जो होती है वो 1 साल का होता है, डिपेंड्स ऑन कोर्स क्या करना चाहते हो, तो फेलोशिप्स है, ये कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हालांकि एनएमसी ये प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज नहीं करता कि मतलब इस बेसिस पे आप खुद को स्पेशलिस्ट नहीं बुला सकते। जैसे सपोज मैंने फेलोशिप इन डायबिटोलॉजी कर लिया, तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ एज अ डायबिटोलॉजिस्ट। इट इज ओनली अ प्रैक्टिस। Yes, it is only a practice. But you रिकॉग्निशन are allowed आपको to नहीं, practice. Yes, रिकॉग्निशन but नहीं you are मिलेगा, allowed. हाँ, yes, प्रैक्टिस करना आपको अलाउड है। yes. इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग के बाद कई लोग प्रेफर करते हैं कि यूएस जाना है, यूके जाना है। राइट। तो अगर वैसा आपका कुछ प्रेफरेंस है तो यूएस जाने के लिए यूएस एमएलई करके अलग से एग्जाम होती है, जैसे नीट पीजी इंडिया के लिए है, अच्छा। वैसे यूएस एमएलई एग्जाम होती है। उसके बाद आप यूएस रेसिडेंसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। यूके अगर जाना है आपको, तो उसके लिए प्लाब करके एक एग्जाम होती है, तो ये दे के आप यूके जा सकते हो। बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की एग्जाम है। जैसे हर जगह आप जाना चाहो तो उनका सेपरेट एक एग्जाम होता है, आप वो क्लियर कर लो तो आप जा सकते हो, ऐसा कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और रही बात एमबीबीएस की, और मैं इस बात को स्ट्रांगली मतलब मुझे लगता है कि आप एमबीबीएस की बेसिस पे भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको पीजी ही करना है। जैसे कहीं मेडिकल ऑफिसर आपको बनना है, पीएससी जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर में मेडिकल ऑफिसर्स है, ये एमबीबीएस बेसिस होते हैं। राइट। कई सब जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिस है, जैसे आपकी ऑफिस होगी, तो वहाँ पे एक एमबीबीएस उनको रखना नेसेसरी होता है। तो वैसे आप एमबीबीएस की बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। आप ट्यूटर बन सकते हो, जैसे ट्यूटर एंड डेमोन्स्ट्रेटर एक पोजीशन होती है मेडिकल कॉलेज में, वो आप एमबीबीएस की बेसिस पे कर सकते हो। और हाँ, बस ये कुछ मेजर ऑप्शंस है। उसके अलावा आजकल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ब्रांच आजकल थोड़ा अच्छा फेमस हो रहा है। जैसे एमबीए है, जैसे नॉर्मल लोगों को एमबीए पता है, तो वैसे हॉस्पिटल के लिए एमएचए है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। अभी के लिए मतलब एमबीबीएस करके भी आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट कई सारे प्राइवेट जगह पे ऐसे हो रहे हैं कि बाकी स्ट्रीम्स वाले लोग भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बट आई डोंट नो उसका डिफरेंशिएशन कितना है, बट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। इवन पब्लिक हेल्थ का जो मास्टर्स होता है वो आप कर सकते हो। उसमें भी बाकी ब्रांचेस के लोग कर सकते हैं, बट एक अथॉरिटी जो आता है कि आप एमबीबीएस करने के बाद पब्लिक हेल्थ करोगे, तो वो अथॉरिटी जो है एक मतलब बढ़ के आता है। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन है जो किए जा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि लोगों को अपने अपने आप को एमडी और एमएस तक कंस्ट्रेंट रखना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस जो है लोग कर सकते हैं। और एक बात ऐसी है कि आजकल एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हर किसी को मेडिसिन करना है, हर किसी को सर्जरी करना है। राइट। और वो ऐसा हो गया कि लोग खुद के चॉइस से नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा है कि जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग दैट, तो मतलब भेड़ चाल। यस यस XYZ पर्सन कोई मेडिसिन कर रहा है तो मुझे भी एंटी मेडिसिन करना है, तो उसके लिए मैं 2 साल 3 साल रिपीट करता रहूंगा। बट ये बात सेंस नहीं बनाती। मुझे लगता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, भले वो एनाटॉमी क्यों ना हो, आपको उसमें एमडी मिल जाएगा, और उसमें आपको एमडी करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप आपका इंटरेस्ट फॉलो करोगे ना, तो आप किसी भी जगह पे एक्सेल कर सकते हो। राइट।
ये अभी जैसे मेरा एमबीए कंप्लीटेड है, तो हाँ हमारे कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जो हाँ सब कर रहे तो मैं भी करूँगा इस टाइप के थे। अभी जैसे स्पेशलाइजेशन का भी उसमें बहुत इशू रहता है। कोई कोई बंदे को Yes. मार्केटिंग आती है बहुत बढ़िया, वो कंसेप्ट समझ पाता है, उसे फर्स्ट ईयर में ही समझ आता है कि मुझे मार्केटिंग के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं। मगर वो क्या करता है कि हाँ कॉलेज नए नए मार्केट में अभी अगर आप बाहर जॉब लेने जाओगे तो फिनांस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो क्या करता है सेकंड ईयर में जब स्पेशलाइजेशन लेने का जब चांस आता है तब वो फिनांस में जाता है। फाइनेंशियल। हाँ, बाद में उसे पता चलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे से। हाँ बट वो जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है क्योंकि बाद में आप चेंज तो नहीं कर सकते, आपकी Yes. स्पेशलाइजेशन चेंज नहीं ये और ये है ना, आई थिंक हर फील्ड के लिए अप्लाइड है। मतलब हाँ हर अगर फील्ड के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक सो। मतलब आप भले वो चीज क्लियर कर लो बट आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे उस सेटिस्फाई चीज नहीं हो में। पाओगे और बाद में बहुत सी आपको टाइम भी आपका थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा यस एक्सेल यस करने में यस। करियर में। तो क्योंकि एमबीबीएस के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो ना तो ऐसा है कि लोग जो बेसिक सब्जेक्ट्स होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेम, इन सब में एमडी करना प्रेफर नहीं करते। मतलब ऐसा है कि इनकी सीट्स वैकेंट जाते हैं। मतलब अच्छा, ऑल्दो सीट्स बहुत कम है बट इनकी सीट्स वैकेंट जाते हैं जस्ट बिकॉज ये तो कि फिर हाँ वो सीट जो रखी जा रही है उसका क्या बोल सकते हैं, अपमान हो गया है। अपमान हो गया है। तो ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि हर कोई मेडिसिन कर ले बट एक बात मैं मतलब क्लियरली बताना भी चाहता हूँ कि ऐसा है ना कि कंपटीशन बहुत है। मतलब अगर आप आगे चल के प्राइवेट प्रैक्टिस भी करना चाहो ना, जैसे हम अगर अपना होम टाउन ले ले, जैसे आशुतोष और मैं एक ही जगह से हैं, तो अगर नांदेड़ हम अपना होम टाउन ले ले तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 के आसपास एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। राइट। तो अगर आप एमडी मेडिसिन करोगे और एमडी मेडिसिन करके आप जब तक कुछ एक नया या कुछ अलग चीज नहीं लाओगे ना वहाँ पे, तब जैसे कि तक कोई आपको मशीन, वहाँ से जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन यहाँ पे यस प्रेजेंट नहीं हो वो लाओगे तो यस वो आपके यहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, यानी कि यस क्या कहते हैं उन्हें, पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे। पेशेंट ज्यादा आएंगे। तो ऐसा है कि मतलब ये है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है फिर वो सेटल होना, उसने उतने कंपटीशन में सरवाइव करना। क्योंकि आखिर में जो भी है, जब तक पेशेंट्स नहीं आएंगे आपका भी हॉस्पिटल नहीं चलेगा, और और हॉस्पिटल दूसरी नहीं चीज़ आपकी चलेगा प्रैक्टिस भी नहीं होगी। यस। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि अगर कहीं भी किसी को लगता है कि मुझे इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो वो चीज़ उन्हें करना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज कि सब लोग सर्जरी कर रहे हैं तो मैं भी सर्जरी करूंगा, ये सोच के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप सर्जरी कर भी लोगे तो भी फिर भी हम्म। कंपटीशन आपका फिर प्रोबेबिलिटी भी तो ज़्यादा हो कंपटीशन जाएगी। है। यस। और कंपटीशन। आजकल आपने सुना होगा कि जैसे एमडी के बाद भी आ रहा है डीएम करना है। हाँ। जैसे डीएम स्पेशलिस्ट आपने सुना होगा, डीएम राइट। कार्डियोलॉजी। राइट। तो तो ये जो एमबीबीएस मुझे नहीं लगता ना कि ये कभी रुकती नहीं है जर्नी। जैसे आपका चालू होता है 10th से, जो जर्नी शुरू होती है ना पढ़ाई की या जो वो भी, सबसे बड़ा झूठ था, ये हमें कहा गया कि वो 10 सबसे बड़ा कर जोक लो था। Yes. उसके बाद मजे ही मजे है। मजे ही मजे, वो मजे में अभी तक ढूंढ रहा हूँ घंटे नहीं वो कैसा है, एक कोई तो स्टोरी थी, ये- वो गधे के सामने गाजर लटका के उसे भगाते हैं, वैसा है वो। हाँ यस यस डेफिनेटली। बट ऐसा है कि ठीक है, आपको उसके साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, आप पर्सनल लाइफ भी मेंटेन रखना चाहिए। वो तो ठीक है क्योंकि 10th के पहले ही जो आपका मतलब रहता है ना, करियर एक्चुअली शुरू ही 10th से होता है। तो अगर सामने अच्छी लाइफ चाहिए आपको तो वो तो करना ही पड़ेगा। यस डेफिनेटली। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज द ओनली पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट करियर। इज अ पार्ट, मतलब यस यस। हाँ, आपके उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी करना है। कई लोग क्या कर लेते हैं ना कि इसी चीज को अपना 100% दे देते हैं। 100% ऑफ द वो टाइम अगर फिर एक ही चीज को, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात तो है। तो अभी हमारा अगला पॉइंट ये है कि इंडिया में क्या क्या हेल्थ केयर चैलेंजेस है ऐसा आपको लगता है। अच्छा, तो ऐसा है ना, हेल्थ केयर अभी मॉडिफाई तो बहुत हुआ है, इंडिया में भी बहुत मॉडिफाई हुआ है। और अगर आप
बड़े सिटीज देखे या डिस्ट्रिक्ट्स देखे तो यहाँ आपको कुछ ऐसा ध्यान में नहीं आएगा कि कुछ फ्लॉ है। बट अभी भी इंडिया में ओवरऑल डॉक्टर टू जो पॉपुलेशन रेशो है, मतलब कितने पॉपुलेशन के पीछे कितना डॉक्टर चाहिए, ये रेशो अभी भी इंडिया में नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। और जो कि हमको कोविड वगैरह के टाइम में ध्यान भी आया होगा कि मतलब हमारा खुद ने कोविड ड्यूटी एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, मगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो डॉक्टर्स थे ना, उसमें तो प्रॉब्लम आया नहीं, वो कम है। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हमने खुद ने भी कोविड ड्यूटी किया है, वहाँ पे भी हम लगभग 30-40 पेशेंट के पीछे 2 डॉक्टर होते थे। तो मतलब ये जो डिस्पैरिटी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में अभी हेल्थ केयर को लेके। दूसरी चीज़ ऐसी है कि एक्सेस हर किसी को नहीं है हेल्थ केयर के लिए। मतलब आप अर्बन पॉपुलेशन में जाओ तो इजीली एक्सेस हो पाता है। जैसे सिटीज़ में तो यूजुअली लोग प्रैक्टो से भी कंसल्ट करा लेते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करा लेते हैं। बट यही आप रूरल फील्ड में जाओ तो जैसे हेल्थ केयर एक्सेस है लोकल पॉपुलेशन के लिए, वो डिफिकल्ट है। और जैसे जैसे आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो पेशेंट लोड है पर डॉक्टर वो बहुत बढ़ता जाता है। तो जैसे अभी इवन ये जो एम्स पटना हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लगभग एक दिन में एक ओपीडी में, जैसे अगर हम आई ओपीडी देख ले तो आई के ओपीडी में एक दिन में लगभग 350 के आसपास पेशेंट्स आ जाते हैं एक दिन। तो उतने पेशेंट्स भले ही वो 5-6 डॉक्टर्स के बीच में डिवाइड हो जाए, बट उतना हैंडल करना थोड़ा टफ जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ऐसा क्या लगता है कि एमबीबीएस की सीट्स बढ़ानी चाहिए, या फिर इस पे क्या सोल्यूशन है कि दूसरे जो एमबीबीएस छोड़ के जो बेसिक अपना बीएमएस वगैरह होता है या बीएचएमएस होता है, उनको कुछ कोर्स करा के, डिप्लोमा करा के उनको इस फील्ड में ऐड किया जाए, या फिर ये जगह पे ये किया जाए? ऐसा क्या सोल्यूशन आपको लगता है इस पे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक ये तो पैथीज अलग है। मतलब इनमें ऐसा है ना कि पैथीज ही अलग है, वो तो इनके जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वही अलग है। राइट। तो ये दोनों को ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब अभी चल रहा है ऐसा, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव चल रहा है कि आयुर्वेद वालों को कुछ डिप्लोमा करा के दे कैन प्रैक्टिस लाइक एमबीबीएस। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जैसे आज अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो जैसे अभी हम ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं फॉर दैट सेक, तो ऐसा टेली कंसल्टेशन भी अभी आ गया है एमबीबीएस फील्ड में भी कि आप घर बैठे डॉक्टर को एक्सेस कर सकते हो, जैसे प्रैक्टो पे है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी अभी ला रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। तो जैसे अभी जैसे हर एक के पास आधार कार्ड है, अपना यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, राइट। वैसे जल्दी ही आभा कार्ड होगा, मतलब जो आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी कार्ड होगा। तो इसके थ्रू आप जो होम बेस्ड सर्विस, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं कि आप हर चीज़ के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी है। कई बेसिक चीजें जो हो सकती है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन से भी हो सकती है, वीडियो कॉल से हो सकती है। तो ऐसे गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव आ रहा है ई संजीवनी ओपीडी करके। तो और कुछ इस पे सोल्यूशन जो आपको और लगता है? सीट्स का तो हमेशा रहेगा ही कि सीट्स कम है, बट अब मतलब उस पे हम भी डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते। राइट। और दूसरी बात ऐसी है कि जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि लोग सुपर स्पेशलिटी की तरफ बहुत भाग रहे हैं। अब मैं अगर देखूं कि अगर कोई किसी ने एमडी किया है और आगे चल के डीएम इन कार्डियोलॉजी किया है, तो ऑब्वियसली उसने अपने एजुकेशन में इतना खर्चा कर दिया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। और वो इंसान नहीं चाहेगा कि मैं रूरल एरिया में आके प्रैक्टिस करूं। उसके लिए तो अर्बन जाना ही उसके लिए प्रेफरेबल रहेगा। बट अगर हम खुद अपने मतलब जो एमबीबीएस फैटर्निटी के लोग हैं, अगर हम खुद अपने इसमें थोड़ा चेंज लाए और हम सोचे कि अगर हम अपनी सर्विसेज रूरल एरिया की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, तो शायद ये थोड़ा जो डिस्पैरिटी है ये कम हो सकता है। कई से लोग हैं जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं एमबीबीएस करके। मेरे खुद के एक सीनियर है जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि आप ज़्यादातर पॉपुलेशन जो आपको रीच डिफिकल्ट है, उन पॉपुलेशन तक आप रीच कर पाओ, तो शायद ये सब चीज़ें कम हो। और थोड़ा डॉक्टर्स का भी ऐसा है कि सीट्स बढ़ेंगी तो जो पर डॉक्टर लोड है वो भी कम होगा। वो भी एक फैक्टर है। हम उसमें ज़्यादा चेंजेस हम तो नहीं कर सकते, मगर हाँ, नहीं कर पाते हैं फैक्ट तो है कि
अगर थोड़ी नंबर, वो तो मैथमेटिकल फैक्ट है कि अगर नंबर बढ़ेंगे हाँ, थोड़े सीट्स के तो yes, लोड भी कम होगा, और लोड कम होगा तो वो डॉक्टर अच्छे से ट्रीट भी कर पाएगा किसी पेशेंट को, yes, पर्टिकुलर एक पेशेंट definitely, को। yes, तो ठीक है, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, इसके बारे में क्या कह सकते हो आप? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई बंदा अगर बेसिक ही क्लियर नहीं रख रहा कि पेशेंट के साथ बात कैसे किया जाए, या फिर उसका हिस्ट्री वगैरह जानना, ये चीज़ें जो होती है वो इम्पैक्ट करती है। तो yes, आपका क्या कहना है? मुझे ऐसे लगता है ना कि कम्युनिकेशन नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बट हर जगह पे हर बहुत जगह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, हर राइट। हर फील्ड में, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप जब होता है, आप अभी सुन रहे होगे कि कई सारे केसेस आते हैं कि डॉक्टर पे असॉल्ट हुआ या डॉक्टर पे अटैक हुआ। राइट। अ, तो इसमें कई बार है ना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, पर्सनली फील दिस कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और ये कई हद तक जो अभी इंडिया में सिनेरियो है, तो जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे एक ओपीडी में दिन में 350 पेशेंट आ रहे हैं, तो एट द एंड थोड़ा मतलब हर किसी को चीज़ एक्सप्लेन एंड करना, ऑफ हर द डे किसी से तो डॉक्टर भी एक ह्यूमन कॉमर्सम हो जाता है। यस, तो ये इवेंचुअली सब लूप है, लोग है। मतलब जैसे कि बोलते हैं गोल है सब कुछ। हाँ, दुनिया बोल। तो ये बात है, बट आई थिंक उसमें भी हमको जो कई बार आपने सुना होगा कैसे बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर से मिलके ही मेरी आधी बीमारी कम हो गई, कम हो गई, राइट। डॉक्टर से बात करके ही मेरी आधी बीमारी कम हो गई। तो ये, और ये फैक्ट भी है, अगर आपका डॉक्टर आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो आपको आपको खुद को अच्छा फील होता है कि हाँ, अगर वो अश्योर कर रहा है आपको कि हाँ मैं आपको एकदम अच्छे से इसीलिए मतलब ज़्यादातर लोगों ठीक हो का जाए। फैमिली डॉक्टर एक ही होता है, क्योंकि यस, उन्हें पता है कि हाँ, इसे सब, एक तो उनको ट्रैक रिकॉर्ड पूरा पेशेंट का मालूम होता है, यस, और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तो पेशेंट भी फ्रीली बात करते हैं। यस, और अपने आप को भी अच्छा फील होता है। जैसे अपने आप मेरा में अगर अच्छा होता खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं देखूँ तो मतलब जैसे इंटर्नशिप पीरियड में मैंने कई पेशेंट्स को मतलब हैंडल किया है, कहीं से मेरा कम्युनिकेशन रहा है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मतलब एक पेशेंट थे हमारे यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए थे, वो उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे, और उनके साथ आई डोंट मतलब उनके फैमिली से कोई नहीं था, बस उनका एक लड़का था जो कि उसका 10th या 12th का कुछ तो एग्ज़ाम चल रहा था। है। तो उसके बावजूद मतलब वो हालत में होने के बावजूद भी वो इतना उस पे रिलाय नहीं करते। वो उस उन्होंने उसको लड़के को बोल रखा था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मतलब मैं देखता था कि वो लड़का खुद मतलब बाहर बैठ के पढ़ रहा है, मोबाइल में कैंसर पढ़ रहा पेशेंट, है, जो भी कर रहा है। कैंसर कैंसर पेशेंट का पेशेंट है वो, उसका लड़का। यस। उसका लड़का, अच्छा। तो ऐसा था कि जस्ट मैंने 1-2 बार उनसे अच्छे से बात कर ली, उनको समझाया कि क्या होगा, क्या किया जा रहा है, आपका क्या प्रोसीजर होने वाला है। और जब वो ऐसा मतलब बहुत डिप्रेसिंग टाइम होता है, तो जब वो कभी एक बार ऐसा हुआ कि जस्ट वो पेशेंट रोने लगे, तो मैंने उनको बात किया, उनको समझाया कि क्या है, क्या नहीं। तो वो जो एक बॉन्ड बन गया ना, तो जब भी वो पेशेंट बाद में फ़ॉलो-अप के लिए आती थी अपने घर से, वो मेरे लिए कुछ तो स्वीट लेके आती थी या कुछ तो खाने के लिए अच्छा, लेके आती थी। अच्छा। स्पेसिफिकली हमको मुझे ला के देती थी, और अभी भी मतलब अभी भी मुझे वहाँ से मतलब अपनी यूजी कॉलेज से निकल के लगभग 1 डेढ़ साल तक हो रहा है। लेकिन अभी भी वो पेशेंट जो है, उसका कॉल मुझे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आता है कि सर ऐसे चल रहा है, ये हो रहा है। और अभी मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसका जो लड़का था, जो वहाँ बाहर बैठ के पढ़ता था, वो अभी अच्छा, मेडिकल फील्ड में आना चाहता है और उसकी तैयारी कर रहा है। अच्छा। और उसके लिए वो मुझे पूछता है कि सर मतलब मेरा लड़का ऐसे करना चाहता है, आपको क्या लगता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ऑप्शन है? तो ऐसा है कि मतलब बेसिकली वो बोलता है ना कि फॉर्म ऑफ गॉड ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, तो हाँ, वैसा राइट। तो कुछ है नहीं। वी आर ह्यूमन्स ओनली, बट जो ह्यूमन भी अगर अच्छे से बात कर ले तो मतलब काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट होने के बाद कई दिनों के बाद भी आपको अगर फ़ोन करके पूछ रहा है, तो ये आपको खुद को एक अच्छा फ़ील होगा। वो भी है। जी। तो ये तो बहुत ही हार्ट टचिंग आपने बताए इंसिडेंट, क्योंकि हाँ, होता है वैसा। अगर जी। पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो हाँ, पेशेंट को भी थोड़ा, अगर कैंसर पेशेंट, जैसे आपने कहा, कैंसर पेशेंट को तो सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है कि उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। यस, बाकी तो ट्रीटमेंट तो चलती रहती है साथ में।
क्योंकि मेंटली नहीं, कई बार ऐसे भी होता है ना कि मतलब आप इरिटेट हो जाते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि आप मतलब उनकी क्वेरीज इतने जैसे कई बार आजकल ऐसे होता है कि कोई भी आपके पास आ रहा है तो पहले गूगल डॉक्टर से पूछ के आ रहा है कि क्या हो रहा गूगल है। बाबा से पूछ के आ तो अगर आप नॉर्मल कंप्लेंट भी डालो गूगल पे कि हेडेक हो रहा है तो गूगल आपको हेडेक के नॉर्मल कॉजेज से लेकर ट्यूमर तक सब कुछ बताएगा। तो ये सब डाउट लेके जब पेशेंट आ रहे हैं और आपके पास अगर दिन में 100-200 के ऊपर पेशेंट्स आ रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स भी कुछ कुछ आ जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपको इरिटेशन होता है। और ये मतलब किसी को भी हो जाएगा ये, हमारी फील्ड में नहीं, अगर आपको कोई क्लाइंट आपका ज़्यादा परेशान करे तो आपको भी थोड़ा इरिटेशन होता है। बहुत होता है। बट बट आई थिंक वो वैसे सिनेरियो में भी अगर आप खुद को काम कंपोज रखे और अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आजकल एनएमसी भी है, जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल भी है, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये एमबीबीएस करिकुलम में ही डाले, कि मतलब करिकुलम में ही लोग बच्चों को सिखाए कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है विद पेशेंट्स, जो कि आज तक लैगिंग था। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और सब लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आजकल आपने सुना होगा बहुत ही ज़्यादा एआई टेक्नोलॉजी के बारे में चल रहा है आजकल, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप तेरा जॉब चला जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छा है, हम कुछ और अलग कर लेंगे। तो आपका क्या कहना है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मेडिकल इंडस्ट्री में? अभी तक भी बहुत से एडवांसमेंट होते आए हैं, मगर पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ कि एआई से क्या फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो बताइए। ओके, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मेडिकल फील्ड ये मतलब कई लोगों को पता नहीं है, बट काफ़ी साथ ही है। साइमल्टेनियसली साथ के साथ चल रहे हैं। यस। मतलब जैसे मशीन्स, जैसे जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे मशीन्स एडवांस होते जा रहे हैं। एमआरआई मशीन्स एडवांस होते जा रहे हैं, सीटी स्कैन वाले मशीन्स एडवांस होते जा रहे हैं। तो ये सब तो है, और आजकल टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है हर चीज़ का। नॉट ओनली मेडिकल फील्ड, हर फील्ड में या इवन डे टू डे लाइफ में भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस ये हो गया है। जैसे अभी हम ये शूट कर रहे शूट कर रहे हैं, राइट। हैं। तो ऐसा है, बट मेडिकल फील्ड में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे अगर कोई शार्क टैंक देखता होगा आपके व्यूअर्स में से, या इवन आपने भी देखा हो, तो आपने उसमें देखा होगा कई सारे मेडिकल डिवाइसेस भी आ रहे हैं राइट। जो कि मतलब लोगों को ईज प्रोवाइड करते हैं। अभी किसी को ब्लड शुगर चेक करना है, पोर्टेबल डिवाइसेस। यस, कि आप घर पे बैठ के कर सकते हो, आपको हॉस्पिटल के आने की जरूरत नहीं है। जैसा वो कोई तो आया था एक जो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए था, ईसीजी टाइप, वो Yes. पोर्टेबल डिवाइस दे रहा था कि आप पहले ही चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ तो देखा था Yeah. वो भी एपिसोड में। तो ये सारी चीजें तो है ही, बट और अच्छे कंस्ट्रक्ट इसमें देखिए, अगर तो पहले ऐसे था कि एक डॉक्टर एक माइक्रोस्कोप लेके बैठा था, अगर कोई पैथोलॉजिस्ट है तो वो एक माइक्रोस्कोप से देखा करते थे। Right. बट अभी ऐसे हो गया कि एक माइक्रोस्कोप से 6 लोग तक देख सकते हैं, 6 डॉक्टर्स तक एक साथ Okay. देख सकते हैं। और जैसे पहले कई बार ऐसे होता था कि जो आपको ब्लड सैंपल वगैरह किसी ने कलेक्ट किया है तो आपको हाथ से लैब तक लेके जाके वहाँ ले जाके देना पड़ता था। बट अभी ऐसे डिवाइसेस आ गए कि आपको जस्ट वो ब्लड सैंपल वो डिवाइस में पुट करना है, वो सीधा आपको 6 फ्लोर तक जो भी आपका मतलब डेस्टिनेशन लैब है वहाँ तक Okay. पहुँचा देंगे। तो ये ऐसे भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था अबाउट एआई, तो मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड और रिसर्च ये दो भी है ना, मतलब ये चीज़ें इंटररिलेटेड है, हमेशा से रही थी और रहने भी वाली है। जैसे रिसर्च इंटीग्रल पार्ट है मेडिकल फील्ड का, बिकॉज विदाउट रिसर्च जो आपको दिख रहा है वो सुपरफिशियल है, मतलब आपको दवा मिल रही है ये सुपरफिशियल है। बट वो दवा बनने के पीछे जो रिसर्च लगा है, अगर आप उसको Right. पीछे ले जाके देखो तो 10 से 20 साल की मेहनत है। मेहनत है। तो ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है इस फील्ड का। और जैसे कि एआई, अभी सबको पता है कि एआई इसमें काफ़ी यूज आता है। जैसे चैट जीपीटी हो गया और भी बाकी एआई टूल्स है। अब मुझे तो इतना टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, यू बीइंग इन दैट फील्ड आपको मतलब ज़्यादा आइडिया होगा। बट ये सब चीज़ों से जैसे आपको भले ही सिंपल सी बात हो कि आपको कोई आर्टिकल सर्च करना हो और उसको इंटरप्रेट करना हो, तो ये एआई की मदद से मतलब जो चीज़ पहले आधे घंटे में होती थी वो अभी आप 5 मिनट में कर सकते 5 मिनट 2 मिनट में हो। कर सकते हैं, हो रहा है तो ऐसा इवेंचुअली ये पर्टिकुलर। आपका एफिकेसी बढ़ाता है।
हाँ, और पर्टिकुलर तो चीज़ आपको बहुत कम टाइम में मिल सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था। गूगल पे भी अगर आप जाओ तो भी आपको स्क्रॉल करके वेबसाइट्स देखनी पड़ती थी, डेटा देखना पड़ता था। मगर अभी जी फिलहाल तो चैट जीपीटी नेट से कनेक्टेड नहीं है। 2022 से पहले का ही वो बताता है। और उसमें भी क्या कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। तो आने वाले दिनों में वो भी अगर वेबसाइट या फिर क्या कहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो वो भी और इफिशिएंटली काम करेगा। यस, और थोड़ा मतलब मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि मतलब रिसर्च वगैरह भी स्टिल ओके, बट अगर मैं कुछ मेडिकल कंडीशन सर्च करना चाहूँ ना उस पर, तो थोड़ा मतलब एकदम एक्यूरेट चीज़ नहीं आती है, तो ये अभी नहीं तक आती। थोड़ा है, बट विद नहीं, ड्यू टाइम शायद ये भी वो हो जाएगा। तो एक्चुअली ना पेशेंट ने भी नहीं करना चाहिए। हम्म, अगर आपको नहीं कुछ वो तो प्रॉब्लम है, पेशेंट नहीं करना चाहिए, वो मैं तो बोल रहा हूँ डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर्स ऐसा के लिए, हाँ। अभी नहीं, ऐसा वही पॉसिबल नहीं है कि हम हजार इंटरनेट से जब नहीं तक कनेक्ट करके नहीं रखें। होगा ना वो Yes. जब तक उसे लाइव फीड नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं हो सकता उतना एक्यूरेट। फिर भी Yes. ठीक है। और एआई का और एक चीज़ ये है कि आप उसको कितने डिटेल्स देते हो उसके हिसाब से वो एक्यूरेसी देता है। Yes. उसका तो वो तो आपका कमांड पर उसका डिपेंड करेगा, जैसे आप कमांड बोल रहे थे yes। कि लोग बोलेंगे आपका जॉब चल जाएगा उससे, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इवेंचुअली कमांड तो उसे किसी को देना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज़ को देना तो पड़ेगा। यस, और उसके लिए इसी पॉइंट पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। हम्म जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं, प्लीज़ आपको हम्म, बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आने वाले दिनों में फील्ड आने वाली है, आ गई है। अभी तो यूएस में हायर भी कर रहे हैं लोगों को, जो कि आपके एवरेज सैलरी से बहुत ज़्यादा उसे सैलरी है, क्योंकि उसका अगर एक कंपनी ने उसे हायर किया हुआ है तो वो 4 लोगों का काम इजी कर रहा है। यानी कि अगर एक टीम होगी जिसमें 10 लोग अभी लग रहे हैं, और आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर किया हुआ है, तो वो 10 लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉब तो जाएंगी, मगर आप अगर इस चीज़ से अवेयर हो कि आप एआई से कैसे उसका यूज़ करके अच्छा खासा डेटा निकाल सकते हो, तो आप की जॉब नहीं जाएगी। तो घबराना नहीं है। नहीं, वो एक बैलेंस होता है, हाँ, अगर बैलेंस होता है, जहाँ पे फिर जॉब जा रही है तो कुछ नई जॉब जनरेट भी जनरेट भी होंगी। होगी। तो ये प्रॉम्प्ट उसके इंजीनियरिंग जो है वो सबको आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको अभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ये क्या है भाई, तो रिसर्च करो थोड़ा। उसके बाद आपको 100% इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप एक्सेल करोगे। हाँ, तो यस वही। तो अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करने में। अगला थैंक यू पॉडकास्ट सो हम शूट मच। करेंगे एमडी के बारे में। आई होप मतलब जो भी और फ्री में डाउट्स हमारे है या जो पॉडकास्ट में भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपका टाइम जो मैंने वेस्ट किया है वो ना हुआ हो वेस्ट एक्चुअली। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो मतलब अगर किसी को इस बात से फायदा बेनिफिट हो रहा है तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। ये फॉर्मेट ही उसी के लिए बना है गाइस, ये पॉडकास्ट की फ्रीली बात कर सके बंदा। इसीलिए यस पॉडकास्ट जो होते हैं वो 30 मिनट्स के ऊपर होते हैं, जिसमें आपको डिटेल जानकारी मिलती है। यस चलो, बहुत बहुत शुक्रिया चलो, पॉडकास्ट में आने के ओके, लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।